स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये पेपर NEP के तहत कराया गया है, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किया गया है। 2021 और 22 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार केमिस्ट्री का जो पेपर है आपका, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि ये क्वेश्चन पेपर जो 2021 और 22 के मध्य कराया गया है, इसी प्रकार से सेम पेपर आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज ही सॉल्व कराने का मतलब ये है कि आप सभी को प्रश्न की प्रकृति पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसमें लगभग 7 लेक्चर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, जिनमें हमने डिस्कस कर लिया था रिजोनेंस क्या होता है, पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर क्या होती है, फजान का रूल क्या होता है और डाईपोल मूवमेंट। तो ये महत्वपूर्ण था। तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा 2022 और 23 का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में 50 दिया गया है, लेकिन ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए 50 वहाँ पर 50 नंबर का हुआ था। जो 50 नंबर आपका है वो आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिया गया था, यानी प्रैक्टिकल से दिया गया था। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हों या आप अदर यूनिवर्सिटी से हों, तो आपका जो पूर्णांक होगा वो 75 नंबर का होगा। 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन, यानी टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिनमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। इस पेपर को लिखने के लिए समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। पेपर पैटर्न पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि किस यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न लिखित आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। दोस्तों सबसे पहले आप नोट पढ़ लिया करिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, निर्देश दिए रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक जो पहला प्रश्न है आपका वो कंपलसरी होता है, यानी सेक्शन ए की बात हो रही है। आपका प्रश्न पत्र 3 खंड में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट होंगे, यानी कि जिन्हें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। बी में जो आपका पूछा जाएगा दोस्तों उसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और आपका जो सी सेक्शन होगा उसमें लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। तो सेक्शन ए आपका कंपलसरी होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर और किसी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर मिलते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर शब्द सीमा की कि कितने शब्दों में आपको सेक्शन ए लिखना होता है, तो 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। चलिए अब आपको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया था। पूछा गया था आउट ऑफ द गिवन 5 मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ देम विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, CO2, BCl3, SO2, CH4 और SO3 शो बाय द ड्राइंग ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि दिए गए अणुओं का डाईपोल मोमेंट निकालना है आपको, यानी द्विध्रुव आघूर्ण बताना है कि इसमें बताइए कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा और साथ ही साथ इनकी ज्योमेट्री क्या होगी वो आपको बतानी है। तो मैंने डाईपोल मोमेंट निकालना आप लोग को बता दिया है, बहुत ही आसान तरीका था। साथ ही साथ मैंने ज्योमेट्री भी बता दिया, उसका ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आप पता करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। डाईपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, डाईपोल मोमेंट से हमें पता चलता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना, साथ ही साथ पोलर एंड नॉन पोलर, कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नहीं पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपको पता चलता है। जब आप पोलर और नॉन पोलर निकालना जान जाएंगे तब आपको डाईपोल मोमेंट भी निकालना आ जाएगा। वो मैंने आप लोग को क्लास दी है, सभी लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका डाईपोल मोमेंट निकालते हैं कि CO2 का डाईपोल मोमेंट क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे दूँ और पूछूँ कि ये बताइए HF दिया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये पोलर है या नॉन पोलर है, जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। दोस्तों अगर इसका डायरेक्शन पूछें हम तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने देखा कि इसका डायरेक्शन ठीक इसी प्रकार से होता है।
यहाँ पर बात हो रही थी पोलर और नॉन पोलर की। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि म्यूनेट निकालना। म्यूनेट किस प्रकार से निकालते हैं, आप लोग डाइपोल मोमेंट का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, आपका फर्स्ट यूनिट है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा पूरा का पूरा, बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर। अब यहाँ पर HF मैंने पूछा था, तो HF दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पोल बन जाएं वो पोलर होता है और जहाँ ना बने वो नॉन पोलर होता है। लेकिन ये कहीं कहीं केस में होता है, ये उन केसों पर लागू होता है जहाँ पर क्या होते हैं, केवल और केवल 2 एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये केस अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल पर केवल और केवल 2 ही मॉलिक्यूल हों, 2 ही एलिमेंट हो। अब ये आपका पोलर है, जैसे कि H क्या होता है, डेल प्लस, और इसके पास क्या होता है, नेगेटिव। इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए क्या होगा, पोलर होगा। इसका म्यूनेट कितना आएगा, नॉन इक्वल टू 0 आएगा। क्या होगा, नॉन इक्वल टू 0। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से CO2 का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम इसमें देखें कि ये पोलर है कि नहीं पोलर है, तो आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके पास क्या है, क्लोरीन कार्बन के पास प्लस चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब इसमें पोल नहीं बन रहे हैं, इसमें पोल नहीं बन पा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे अगर इनका म्यूनेट निकालें तो म्यूनेट इसका कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही इसकी म्यूनेट 0 आई, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जल्दी से आप लोग बताइए, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी दोस्तों वो क्या होगी, मैंने आप लोग को बताया था ज्योमेट्री निकालने के लिए कि जब आपका क्या दिया हो, AB2 दिया हो, तो इसकी ज्योमेट्री या तो सिमेट्रिक होगी या तो फिर लीनियर होगी। तो इसकी कैसी ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। अब हम बात करें, यहाँ पर BCl3 दिया गया है, दूसरा निकालते हैं BCl3, तो ठीक इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इन दोनों तीनों के बीच में पोल नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और इसकी जो म्यूनेट की वैल्यू है दोस्तों वो 0 हो रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। और जैसे ही नॉन पोलर आपको दिखें, सीधा सीधा इसका जो डाईपोल मोमेंट होगा, जब आपको नॉन पोलर एलिमेंट दिख जाए, कोई भी कंपाउंड नॉन पोलर दिख जाए, तो सीधा सीधा आप क्या बताएंगे, इसका म्यूनेट कितना है, डाईपोल मोमेंट कितना है, 0 है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री कैसा पता चलेगा, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी AB3 दिख जाए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे AB3, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कौन सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा, ये बताइए कि BF3 का डाईपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि F3 दिया गया है, फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम म्यूनेट की बात करें तो इसके म्यूनेट जो होगा वो 0 होगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह नॉन पोलर हो जाएगा। और जैसे ही ये नॉन पोलर होगा, इसका डाईपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। और रही बात इसकी ज्योमेट्री की, तो मैंने बताया था AB3 जैसे ही आपको दिखे, सीधा सीधा आप बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ओके, तो अब आपको पता चल गया ज्योमेट्री निकालना। चलिए, तीसरा आपका दिया गया है SO2। इसका जो अगर हम पूछे आपसे ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। म्यूनेट इसका कितना होगा, तो इसका म्यूनेट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, तो म्यूनेट इसका 0, डाईपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0। यहीं पर है CL4, CH4 दिया गया है। तो अब CH4 का हम निकालें तो इसका कैसे निकलेगा, CH4 दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच में जो ज्योमेट्री बन रही है वो क्या हो रही है, इनकी जो ज्योमेट्री होगी, जहाँ पर दोस्तों आपको दिखे AB4, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जहाँ पर AB4 दिख जाए, यानी CH4, CCl4, SiF4, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और इसका म्यूनेट कितना आएगा, इसका म्यूनेट आएगा दोस्तों 0, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा,
नॉन पोलर हो जाएगा, और नॉन पोलर हो जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब बात है यहाँ पर SO3। SO3 का अगर हम निकालें तो ये कैसा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए सभी लोग। SO3 यहाँ पर अगर हम पूछें कि SO3 की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो मैंने आप लोग को बताया जहाँ पर 3 दिख जाए आप सीधा सीधा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बाकी इसका म्यूनेट कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब आपको डाइपोल मोमेंट निकालना आ गया है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्लास को पूर्णतः, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा का पूरा, उसको आप देख लीजिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना आ जाएगा, ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फजान रूल। व्हाट आर फजान रूल, कल ही मैंने डिस्कस किया है फजान का रूल, फजान का नियम कल ही मैंने बताया है। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज फजान रूल, अरेंज द कैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी बता दिया है मैंने। पोलराइजेशन क्या होता है सबसे पहले लेक्चर था, दूसरा था पोलराइजिंग पावर, और तीसरा लेक्चर हमने डिस्कस किया था फजान रूल। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछ लिया गया है कि पहले तो फजान का नियम क्या है ये बताइए। दूसरी बात आप बताइए कि अरेंज द कैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर के आधार पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, Ca2N प्लस Al3 प्लस Be2 प्लस एंड Hi। अब इसका हम अगर पोलराइजिंग पावर देखें तो सबसे अधिक किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर निकालना है तो आप सभी को पता है, परसों के लेक्चर में मैंने आप लोग को पोलराइजिंग पावर बताया था। कल हमने आप लोग को फजान भाई साहब का रूल बता दिया था कि किस प्रकार से आप लोग का फजान रूल किस पर डिपेंड है और वो क्या कहता है। चलिए अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा दोस्तों H प्लस Ca2 प्लस, उसके बाद में Na प्लस Be2 प्लस, और लास्ट में आपका आएगा Al3 प्लस। ये हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। आपने देखा कि वो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आपको एक क्लास देने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पोलर बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कैसे आप फाइंड करेंगे। दूसरी बात, डाईपोल मूवमेंट कैसे आपको पता चलेगा। तीसरा आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए पोलराइजिंग पावर के आधार पर किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे दिया जाए तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर C पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अभी यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे, तो आपका जो 7वां यूनिट है दोस्तों वो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखना है आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर D पूछा गया था कि C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज फाउंड टू बी 139 एंगस्ट्रॉम बट बेंजीन मॉलिक्यूल इज रिटन एज द अल्टरनेटिंग C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C जस्टिफाई। बेंजीन में पूछा गया था कि बेंजीन अणु में ये बताइए कि जो कार्बन कार्बन की बंध की जो लंबाई होती है वो 139 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है, परंतु अगर हम बेंजीन अणु का एकांतर में C और यानी कि कार्बन और कार्बन का हम डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करें तो ये किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, इसको आप स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको देखना है, आपने देखा कि जो आपका पहला यूनिट था उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर E देखिए पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन एंड व्हाट इट्स यूज। अत संयुग्मन कहते हैं हाइपर कंजुगेशन को, क्या कहते हैं, अत संयुग्मन। तो अत संयुग्मन क्या है, इसका उपयोग आपको बताना है। तो ये आगे का टॉपिक है, ये आपका यूनिट नंबर 5 से संबंधित है, तो इसको वहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए सेक्शन A के प्रश्न को देखते हैं। सेक्शन A में यहाँ पर कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका सेक्शन ए से जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि भारत के किन्हीं 2 वैज्ञानिक या महर्षियों के उदाहरण स्वरूप दीजिए एवं उनके द्वारा दिए गए विज्ञान संबंधी कार्य को बताइए। यानी कि आपको बताना है कोई भी 2 वैज्ञानिक के नाम या कोई भी महर्षि, उनकी 2 खोजों के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न नंबर B पूछा गया था दोस्तों व्हाट आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है
यह किस पर निर्भर करती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही गया था 2021 और 22 में, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न है ये। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है अरेंज द आयन इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के आधार पर इनको इंक्रीजिंग क्रम में लगाना है, ठीक है। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन आर दियर दिस स्पेस, दिए गए आयनों को आकार के आधार पर आरोही क्रम में आप लोग को बताना है कि कितने आयाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है लिखा जाता है, जैसे कार्बन दिया गया है तो यहाँ पर लिखते हैं C6 और यहाँ पर लिख दिया 12। तो ये 6 क्या है और ये 12 क्या है, ये क्या दिखाता है हमें? दोस्तों जो ये 6 है, C6 दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और आपका एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है? प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका प्रोटॉन की संख्या दिखाता है, और जितने ही किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? उतनी ही होगी। अब बाकी बचा आपका ये ऊपर जो लिखते हैं ये क्या है? तो इसे कहते हैं मास नंबर। मास नंबर बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो अब आपको हमने कहा कि ये बताइए, यहाँ पर कार्बन दिया गया था C6 और ये 12। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या 6 है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है कि मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या आपको पता है कितना है? यहाँ पर 6 दिया गया है। तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? आप न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपको जो पता है कि मास नंबर 12 है, तो आप लिखेंगे 12 माइनस 6 आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो कार्बन में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था दोस्तों व्हाट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग सो दैट He2 डज नॉट एक्सिट एंड बट He+2 एग्जिट। बंधुता की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम MOT के नाम से जानते हैं दोस्तों, MOT, ठीक है। 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा MOT, BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। ये तीनों किस पर डिपेंड है? ये तीनों आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा रही हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये सभी थ्योरी अलग अलग दी गई थी। इन थ्योरीज़ को हम आपके सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे उनका ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। तो उन सब की चर्चा हम सेकेंड यूनिट में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला प्रश्न आखिर में किस प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था अकाउंट ऑफ द डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन ऑर्डर। बॉन्ड एंगल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड एंगल क्या होती है? यानी बंध कोण, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? बंध कोण कहते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ से आपसे पूछा गया था बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा, इनको अवरोही क्रम में समझाइए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बॉन्ड लेंथ को भी हम डिस्कस करेंगे। पूछा गया था कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, इन दोनों की बंध लंबाई कितनी होगी? C डबल बॉन्ड सी की बंध लंबाई और C ट्रिपल बॉन्ड सी की बंध लंबाई कितनी होगी? ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो क्यों है, इनका ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको प्रश्न पता चल गया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है ऑल द 3 CO बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बोनेट एनायन एंड 3 NO बॉन्ड इन नाइट्रेट एनायन आर इक्वल। देखिए कार्बोनेट एनायन के सभी C सिंगल बॉन्ड O
बंध एवं नाइट्रेट एनायन के सभी NO बंध की लंबाई बराबर है। क्यों बराबर है, इसको जस्टिफाई करना है, यानी इसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है बी नंबर दोस्तों, ये आपके कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है बी नंबर प्रश्न पूछा गया था आपके यूनिट नंबर 8 यानी लास्ट यूनिट जो है मैथमेटिकल केमिस्ट्री यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, d/dx वेयर y इक्वल टू क्या दिया गया है 4x³ + 3x², ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल केमिस्ट्री हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट जो है आपको वहाँ पर कवर किया जाएगा। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न को देखते हैं कि सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर दिया गया अटेम्प्ट टू क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, इन सेक्शन से केवल और केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। पूछा गया था राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्रीज ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि इनका संकरण बताना है, इनका संकरण क्या होगा और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री निकालना आप सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए BeCl2 की ज्योमेट्री क्या होगी, BeCl2 की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे BeCl3, BeCl3 की ज्योमेट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा दोस्तों, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। PCl5 जहां पर AB5 दिख जाए, AB5 आपको दिख जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ज्योमेट्री को निकालना पता है, ज्योमेट्री आप निकाल सकते हैं। बाकी जब संकरण आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड गिवन द रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की आकृति बनाइए। उत्पाद की क्या बनानी है, आकृति बनानी है, यानी कि रिएक्शन दे देगा बैलेंस करने के लिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एलॉन्ग विथ द मैकेनिज्म। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की आकृति बनाइए एवं इसकी मैकेनिज्म यानी इसकी क्रिया विधि बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका है राइट ए शॉर्ट नोन आर्ट वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ये। इसको हम समझेंगे विस्तार में जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में वेस्पर थ्योरी। ये क्वेश्चन लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो ये 100% आपके एग्जाम में आना है। वेस्पर थ्योरी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी फजान का नियम मैंने आप लोग को बता ही दिया है। पोलराइजिंग पावर आपको निकालने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, डाइपोल मोमेंट निकालना मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न होंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मेरे पास हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी का, सभी प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। लगभग अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं कि 2021 और 22 के दौरान किस प्रकार के प्रश्न आए थे। जहां पर जैसे कि मैं बात करूं वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में दोस्तों इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पिछली बार कोई एग्जाम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, यानी MCQ प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। MCQ प्रश्न पूछे गए थे। कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं जो भी हैं उनका भी जो प्रश्न आएगा वो MCQ ही आएगा। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी में भी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। अवध यूनिवर्सिटी में भी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। बाकी आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा अपना यूनिवर्सिटी, मैं आप लोग को आंसर दे दूंगा कि कहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कहाँ पर रिटन होगा। बाकी इस पर एक मैं विस्तृत क्लास देने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न के को लेकर के कि किस एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आएगा और किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर पैटर्न रहने वाला है 2022 और 23 सत्र में, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास में आप लोग को पता चला क्वेश्चन की प्रकृति और आपको ये भी पता चला कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दी जाएगी जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।